हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम चल रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक्स पे ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप माइंड मैप के साथ। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें अब हम बात करते हैं कि ग्रीस को अपनी इंडिपेंडेंस कैसे मिली। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला, बिफोर यूनिफिकेशन ग्रीस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऐसे बहुत सारे देश थे जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आते थे, तो इसमें से ग्रीस भी था कि जब ग्रीस को आज़ादी मिली थी उससे पहले ग्रीस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट बता सकते हैं कि ग्रीक स्टार्टेड फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम इन 1821। ग्रीक्स के लोगों में जो नेशनलिज्म की भावना आई वो 1821 से आना स्टार्ट हुई थी। तब से इन्होंने अपनी आज़ादी के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया। ग्रीक के जो लोग थे उन्हें सपोर्ट मिला उन ग्रीक्स का जो एग्जाइल रहते थे, मतलब वो लोग जो सोशली डिस्कनेक्टेड रहते थे और लोगों से, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मेन स्ट्रीम में जो ग्रीक लोग रहते थे उनका सपोर्ट किया, और इस तरीके से ग्रीक को सपोर्ट मिला उन ग्रीक्स का जो एग्जाइल में रहा करते थे। उसके बाद इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बैरन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कविताएं लिख लिख के जितना भी पैसा कमाया वो सारा पैसा लेकर ये वॉर में पहुँचे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वॉर में पहुंचकर ड्यू टू हाई फीवर 1824 में इनकी डेथ हो गई। फाइनली उसके बाद ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई 1832 में, और इस ट्रिटी के अंतर्गत ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। तो ये था पूरा माइंड मैप ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। ये पूरा एनसीईआरटी कंटेंट है, आप इसे लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो देखिए, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि जो मिडिल क्लास लोग थे जर्मनी के, उन्होंने खुद ने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाना स्टार्ट कर दिया था, और इन्होंने अपने आप ही वोट करना स्टार्ट कर दिया था नेशनल असेंबली को। उसके बाद 18 मई 1848 को इन्हीं के मिडिल क्लास लोगों के 31 रिप्रेजेंटेटिव फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पहुंचे थे अपनी पोजीशन लेने, क्योंकि इनने आपस में ही वोट करके नेशनल असेंबली बना ली थी। तो अब पार्लियामेंट में बैठने के लिए ये सेंट पॉल चर्च पहुँचे 31 रिप्रेजेंटेटिव। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था, उसकी रफ कॉपी, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो वहाँ के प्रूशियन राजा थे फेडरिच विल्हेम फोर, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और ना इन लोगों को एक्सेप्ट किया। इस इंसिडेंट के बाद क्या क्या हुआ, मिडिल क्लास लोग जो थे उनका सपोर्ट वर्कर्स और आर्टिशंस ने भी छोड़ दिया। पहले इसलिए सपोर्ट में चले गए थे सब लोग कि भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मिडिल क्लास लोगों के हाथ से वर्कर्स और आर्टिशंस का सपोर्ट भी चला गया। राजा ने इनकी जो नेशनल असेंबली थी उसे पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया अपनी आर्मी की हेल्प से, और औरतें जिन्हें पहली बार पार्टिसिपेशन के राइट्स वगैरह सब मिले थे उन्हें दोबारा से नेग्लेक्ट कर दिया गया, और फिर वापस से असेंबली में सिर्फ वो एक ऑब्जर्वर की तरह खड़ी होने लग गई। तो ये सब कुछ हुआ इस इंसिडेंट के बाद। लेकिन देखिए, तब तक राजाओं को ये समझ में आ गया था कि हमें कुछ फ्रीडम मिडिल क्लास लोगों को देनी ही पड़ेगी अगर हमें स्मूथली राज देश पे करना है। तो उसके लिए राजा ने क्या किया, बॉन्डेड लेबर्स जो होते हैं, बंधवा मजदूरी, उसे अबॉलिश करवा दिया हब्सबर्ग और रशिया में। ये था पूरा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये भी पूरा एनसीईआरटी कंटेंट है। आप सबसे पहले पॉलिटिकल एसोसिएशन के बारे में बता देंगे, फिर आप 18 में 1848 को क्या हुआ वो बता देंगे, उस इंसिडेंट के बाद क्या क्या असर पड़ा वो बता देंगे, और फिर उसका रिज़ल्ट क्या निकल के आया कि मोनार्क्स को क्या समझ में आ गया था और फिर उन्होंने क्या डिसीजन लिया। तो ये पूरा था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। पूरा एनसीईआरटी कंटेंट है, यू कैन राइट इट।
अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो कि है रोमांटिक इमेजिनेशन या फिर रोमानेटिसिज्म कह सकते हैं इसे। देखिए, फीलिंग जो नेशनलिज्म की थी वो सिर्फ वॉर की वजह से नहीं आई थी। कल्चर, लैंग्वेज, इन सब ने भी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। सिर्फ लड़ाइयाँ लड़ने से ही नेशनलिज्म की फीलिंग कभी नहीं आती है। हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हर चीज़ हमारे देश से जुड़ी हुई हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना लेकर आती है। ऐसा ही यहाँ भी हुआ। फिर आप दो देशों की बात कर लेंगे, जर्मनी एंड पोलैंड। देखिए, जर्मनी में एक जर्मन फिलोसोफर थे जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। ये जो थे, इन्होंने ये कहा था कि अगर ट्रू जर्मन कल्चर देखना है तो वो जर्मनी के आम आदमियों में देखने को मिलेगा। जैसे कि इंडियंस ये कहते हैं कि सच्चा भारत आज भी हिंदुस्तान जो है वो गाँव में बसता है। शहरी लोग तो मॉडर्न हो चुके हैं, उनका लाइफस्टाइल मॉडर्न हो चुका है, लेकिन गांव के जो लोग हैं वो आज भी पुरानी ही सभ्यता, पुराने ही लाइफस्टाइल को अपनाए हुए हैं। तो इस तरह की बात हमारे भारत के लिए भी की जाती है कि सच्चा भारत जो है वो गांव में बसता है। उसी तरीके से यहाँ के जो जर्मन फिलोसोफर हैं जॉन गॉटफ्राइड, इन्होंने ये कहा था कि अगर ट्रू जर्मन कल्चर देखना है तो वो जर्मनी के कॉमन आम आदमी में देखने को मिलेगा। उस समय पर जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होती हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी क्योंकि लोगों को ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था, इलिटरेसी बहुत थी, तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में आसानी से समझा जा सकता था। उसके अलावा उस समय फोक डांसेस, दो पोलोनाइजी एंड मजुरका, ये दो फोक डांसेस उस समय बहुत फेमस हुए थे। उसके अलावा एक आदमी था कैरोल कैरोस्पिन की, ये क्या करता था, ये अपने नेशनलिज्म की फीलिंग को ज़िंदा रखने के लिए ओपेरा म्यूज़िक सुना करता था। ओपेरा म्यूज़िक आपने सुना होगा, जिसमें एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, DDLJ देखी होगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसमें जो वो एक कॉन्सर्ट में जाते हैं और जो लेडी हाई पिच पर गाती है उसे ओपेरा म्यूज़िक कहते हैं। तो उसी ओपेरा म्यूज़िक को ये सुनता था अपने नेशनलिज्म को ज़िंदा रखने के लिए। ये थी जर्मनी की बात। फिर आप बता देंगे पोलैंड में। पोलैंड में क्या हुआ था, एक बार पोलैंड पूरा रशिया ने कैप्चर कर लिया था और पूरे पोलैंड पे रशियन लैंग्वेज लगा दी गई थी, स्कूल, कॉलेजेस, सब जगह। तो 1831 में पोलिश लोगों ने रिवॉल्ट किया, लेकिन उनके रिवॉल्ट को भी ख़त्म कर दिया गया। यहाँ के जो बिशप, प्रीस्ट वगैरह थे, उनसे ये कहा गया कि रशियन लैंग्वेज में प्रीच करो, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया, तो इन सबको जेल भेज दिया गया साइबेरिया में। उसके अलावा पॉलिश लैंग्वेज जो थी वो लोगों का वेपन बन गई, एक हथियार बन गई नेशनलिज्म के, आप ये कह सकते हैं नेशनलिज्म के फेवर में। और आप ये कह सकते हैं कि नेशनलिज्म की भावना जो लोगों में थी वो बेसिकली लोगों में लाने का एक कारण इनका कल्चर था, एक कारण इनका लैंग्वेज था। तो आप ये बता सकते हैं कि पॉलिश लैंग्वेज जो थी वो क्या बन गई थी, एक बहुत बड़ा वेपन बन गई थी। एंड इसमें हम अगेंस्ट की जगह इन फेवर लिख देते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स लोग जो थे वो फेवर कर रहे थे नेशनलिज्म को। तो आप बता सकते हैं कि वेपन इन फेवर ऑफ नेशनलिज्म। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, बाल्कन रीजन्स की। तो बाल्कन रीजन्स जो थे वो यूरोप में एक बहुत बड़ा टेंशन का कारण थे। बाल्कन रीजन्स कौन से थे, आज के मॉडर्न डे के रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, सर्बिया, मैसेडोनिया, ये सब पहले बाल्कन रीजन्स कहलाते थे। उसके अलावा ये जो रीजन्स थे ये अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर आते थे, मतलब ऑटोमन एम्पायर यहाँ इन जगहों पे राज करता था। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो बाल्कन रीजन्स होते हैं इन्हें स्लेव कंट्रीज़ भी कहा जाता था, गुलाम देश, इन्हें स्लेव कंट्रीज़ भी कहा जाता था। और जैसे धीरे धीरे करके लोगों में नेशनलिज्म की भावना आई, ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे बिखरता हुआ चला गया। सारे यूरोपियन नेशंस जो थे उन्हें धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस मिलने लग गई
और जो बड़ी यूरोपियन पावर्स थी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब इस बात के लिए झगड़ने लग गए कि हमको ये बाल्कन रीजन्स हमारे कंट्रोल में चाहिए, क्योंकि ये सारे ही देश ये चाहते थे कि ये जो बाल्कन रीजन्स हैं, छोटे छोटे जो रीजन्स हैं जो आज़ाद हुए हैं, उन पर हमारी कॉलोनीज़ बननी चाहिए, मतलब हमारे लोग बसने चाहिए। इस तरह की बात इन तीनों देशों में हुई और दिस अल्टीमेटली लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसकी वजह से हुआ देश में, पूरे विश्व में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये था बाल्कन रीजन्स। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, मेरा माइंड मैप पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यू करें कम्प्लीटली, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये बात पहुँचाएँ। आई विल बी ग्लैड अगर मैं और बच्चों की भी मदद कर पाऊँ। बाय, टेक केयर।